डिनर के बाद वे तीनों हॉल में तनाव की हाल में बैठे रहे। किसी ने उन्हें तंग नहीं किया, क्योंकि वैसे भी गुरुद्वार का कोई विद्यार्थी अब हैरी से बात नहीं करता था। यह पहली रात थी जब वह इस बात से परेशान नहीं हुआ। हरमानी अपने नोट्स पलट रही थी और आशा कर रही थी कि जिन जादू टोनों और मंत्रों का मुकाबला करने जा रहे थे वे उसके पढ़े हुए हो। हैरी और रोन ने आपस में ज्यादा बातें नहीं की। दोनों ही इस बारे में सोच रहे थे कि वे क्या करने जा रहे थे। धीरे धीरे लोग सोने चले गए और कमरा खाली हो गया। बेहतर होगा कि तुम चोगा ले आओ, रोन बुदबुदाया जब ली जॉर्डन आखिरकार अंगड़ाई और जम्हाई लेता हुआ वहां से चला गया। हैरी ऊपर की मंजिल पर अपने अंधेरे कमरे की तरफ भागा। उसने चोगा बाहर निकाला। तभी उसकी निगाह उस बांसुरी पर पड़ी जो हैग्रिड ने उसे क्रिसमस पर दी थी। उसने फ्लफी पर इस्तेमाल करने के लिए उसे जेब में रख लिया। गाना गाने का उसका मन नहीं हो रहा था। वह वापस हॉल की तरफ भागा। हम चोगे को यहीं पर रोक ले ताकि यह पक्का हो जाए कि हम तीनों ढके रहे। अगर फिल्च को हमें से किसी के भी पैर बिना शरीर के चलते दिख गए। तुम क्या कर रहे हो? कमरे के कोने से एक आवाज आई। एक कुर्सी के पीछे नेविल प्रकट हुआ। उसके हाथ में उसका मेंढक ट्रेवर था जो फिर से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं नेविल, कुछ नहीं, हैरी ने कहा और उसे जल्दी से चोगे को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। नेविल उनके अपराधी जैसे चेहरों की तरफ घूर रहा था। तुम फिर से बाहर जा रहे हो? उसने कहा। नहीं नहीं नहीं, हरमाइनी बोली। नहीं नेविल, हम नहीं जा रहे हैं। तुम जाकर सो क्यों नहीं जाते? हैरी ने दरवाजे के पास लगी पुराने जमाने की घड़ी देखी। अब समय बर्बाद करना ठीक नहीं था। स्नेप इस समय शायद फ्लफी को संगीत सुनाकर सुला रहा होगा। तुम बाहर नहीं जा सकते, नेविल ने कहा। तुम फिर पकड़े जाओगे, गुरुद्वार और ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। तुम समझ नहीं रहे हो नेविल, हैरी ने कहा। यह महत्वपूर्ण है। परंतु नेविल किसी खतरनाक काम को करने के लिए खुद को मजबूत बना रहा था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, उसने कहा और जल्दी से तस्वीर के छेद के सामने खड़ा हो गया। मैं तुमसे लड़ूंगा। नेविल, रोन फट पड़ा। मूर्ख मत बनो, रास्ते से हट जाओ। मुझे मूर्ख मत कहो, नेविल बोला। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई और नियम तोड़ना चाहिए, और तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझे लोगों का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, परंतु हम लोगों का नहीं, रोन ने परेशान होकर कहा। नेविल, तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने जा रहे हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो नेविल ने अपने मेंढक को नीचे गिरा दिया, जो कूदकर ओझल हो गया। आओ, मुझे मारने की कोशिश करो, नेविल ने अपनी मुट्ठियां तानकर उन्हें हवा में लहराते हुए कहा। मैं तैयार हूं। हैरी हरमानी की तरफ मुड़ा। कुछ करो, उसने बेचैनी से कहा। हरमानी आगे आई। नेविल, उसने कहा, मुझे सचमुच सचमुच इसका बहुत दुख है। उसने अपनी छड़ी उठाई। पैक्टिफिकस टोटालस, अपनी छड़ी नेविल की तरफ करते हुए वह चीखी। नेविल के हाथ पैर इकट्ठे बन गए। उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। वह जहां खड़ा था वहां से झूला और फिर चेहरे के बल नीचे गिर गया, लकड़ी के किसी तख्ते की तरह। हरमानी ने भागकर उसे सीधा किया। नेविल के जबड़े जुड़ गए थे, इसलिए वह बोल नहीं सकता था। सिर्फ उसकी आंखें हिल रही थी और उनकी तरफ दहशत से देख रही थी। तुमने उसके साथ क्या किया है? हैरी फुसफुसाया। यह पूर्ण शरीर बंधन है, हरमानी ने दुख से कहा। ओह नेविल, मुझे बहुत अफसोस है। और कोई चारा नहीं था नेविल, समझाने के लिए वक्त नहीं था, हैरी ने कहा। तुम बाद में समझ जाओगे नेविल, रोन ने कहा, जब वे उसे लांघते हुए निकले और उन्होंने अपना अदृश्य चोगा ओढ़ा। परंतु नेविल को फर्श पर बंधा छोड़ना उन्हें कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं लग रहा था। वे इतने परेशान थे कि हर मूर्ति की छाया उन्हें फिल्च की तरह लग रही थी और हवा की हर आहट उन्हें अपनी तरफ आते पीव्स की आवाज लग रही थी। पहली सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्होंने देखा कि मिसेस नॉरिस ऊपर की तरफ घूम रही है। अच्छा, मैं उसे लात मार दूं? सिर्फ एक बार, रोन हैरी के कान में फुसफुसाया। परंतु हैरी ने अपना सिर हिलाया। जैसे वे मिसेस नॉरिस के पास से सावधानी से चढ़े, उसने अपनी लैम्प जैसी आंखें उनकी तरफ मोड़ी, परंतु कुछ नहीं किया। उन्हें तब तक कोई और नहीं मिला जब तक कि वे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर नहीं पहुंच गए। पीव्स बीच रास्ते में लटका हुआ था और गलीचे को ढीला कर रहा था ताकि लोग फिसल जाए। जब वे उसकी तरफ बढ़े तो उसने अचानक कहा, कौन है? उसने अपनी दुष्ट काली आंखें सिकोड़ी। हालांकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ हो। क्या तुम कोई भूत पिशाच हो या कोई जिन्न जानवर हो? वह हवा में ऊपर उठा और वहां तैरते हुए उनकी तरफ घूरता रहा। अगर कोई अदृश्य चीज यहाँ घूम रही है तो मुझे फिल्च को बुलाना चाहिए। मुझे बुलाना ही चाहिए। हैरी के दिमाग में एक विचार आया। पीव्स, उसने कर्कश फुसफुसाहट में कहा। खूनी नवाब किसी कारण से अदृश्य होकर घूम रही है। पीव्स को इतनी जोर का झटका लगा कि वह हवा से लगभग गिर गया। वह समय रहते संभल गया और सीढ़ियों से 1 फुट ऊपर तैरने लगा। बहुत अफसोस है महामहिम, नवाब सर, उसने मक्खन लगाने वाली आवाज में कहा। मेरी गलती है, मैंने आपको नहीं देखा। शायद मैंने नहीं देखा, आप अदृश्य जो थे। पीव्स के छोटे से मजाक को माफ कर दीजिए सर। मुझे यहाँ पर काम करना है पीव्स।
हैरी फटे बांस जैसी आवाज में बोला, इस जगह से आज रात दूर रहो। मैं ऐसा ही करूंगा सर, मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करूंगा। पीव्स ने दोबारा हवा में ऊपर उठते हुए कहा। आशा आपका काम सफल होगा नवाब साहब, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और वह वहां से तेजी से बढ़ लिया। बहुत अच्छे हैरी, रोन फुसफुसाया। कुछ पल बाद वे लोग वहां पहुंच गए, तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर, और दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। यह देखो, हैरी ने धीरे से कहा। स्नेप पहले फ्लफी के पास चला गया है। खुले दरवाजे को देखकर अचानक उन तीनों को एहसास हुआ कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। चौके के नीचे हैरी बाकी दोनों की तरफ मुड़ा। अगर तुम वापस जाना चाहते तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, उसने कहा। तुम चौका वापस ले जा सकते हो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। बेवकूफी की बातें मत करो, रोन ने कहा। हम भी चल रहे हैं, हरमानी बोली। हैरी ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजे की आवाज आई, एक धीमी गरजती गुर्राहट उनके कानों में पड़ी। कुत्ते की सभी तीन नाकें उनकी दिशा में पागलों की तरह सूंघ रही थी, हालांकि वह उन्हें देख नहीं सकता था। इसके पैरों में क्या है? हरमानी फुसफुसाई। ऐसा लगता है जैसे कोई बीन है, रोन ने कहा। स्नेप इसे यहाँ छोड़ गया होगा। जैसे संगीत बजना बंद होगा या उसी पर जाग जाएगा, हैरी ने कहा। तो फिर संगीत शुरू। उसने हैग्रिड की बांसुरी को अपने होठों से लगाया और फूंक मारी। सच कहा जाए तो यह कोई सुरीली धुन नहीं थी, परंतु संगीत की पहली तान से ही जानवर की आंखें झुकने लगी। हैरी ने सांस तक नहीं ली। धीरे धीरे कुत्ते की गुर्राहट रुक गई। वह अपने पंजों पर लड़खड़ाया और घुटनों के बल गिरा। फिर वह जमीन पर लुढ़का और गहरी नींद में सो गया। बचाते रहो, रोन ने हैरी को चेतावनी दी जब वे चौकी से बाहर निकलकर चोर दरवाजे की तरफ बढ़े। कुत्ते के दैत्याकार सिरों के पास से गुजरते समय वे उसकी गर्म बदबूदार सांस को महसूस कर सकते थे। मुझे लगता है हम दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाएंगे, रोन ने कुत्ते के पीछे झांकते हुए कहा। तुम पहले जाना चाहती हो हरमाइनी? नहीं, मैं नहीं। ठीक है, रोन ने अपने दांत किटकिटाए और सावधानी से कुत्ते के पैरों के ऊपर से निकल गया। वह झुका और उसने चोर दरवाजे का छल्ला खींचा, जो ऊपर उठा और दरवाजा खुल गया। तुम्हें क्या दिख रहा है? हरमानी ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा है। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, हमें सीधे नीचे कूदना पड़ेगा। हैरी अब भी बांसुरी बजा रहा था। उसने रोन का ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ हाथ हिलाया और खुद की तरफ इशारा किया। तुम पहले जाना चाहते हो? क्या सचमुच? रोन ने पूछा। मैं नहीं जानता यह कितना गहरा है। बांसुरी हरमानी को दे दो ताकि वह उसे सुलाए रखे। हैरी ने बांसुरी उसे दे दी। कुछ पल की इस खामोशी के दौरान कुत्ता हिला और गुर्राया, परंतु जैसे ही हरमानी ने बांसुरी बजाना शुरू किया, वह फिर से गहरी नींद में सो गया। हैरी उसे लांघता हुआ गया और उसने चोर दरवाजे में नीचे देखा। तलहटी का कोई और छोर नहीं दिख रहा था। उसने अपने आप को छेद में से नीचे किया जब तक कि वह अपने उंगलियों के बल नहीं लटकने लगा। फिर उसने रोन की तरफ देखा और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे मत आना, सीधे उल्लू खाने में जाना और हैग्रिड को डंबलडोर के पास भेज देना, ठीक है? ठीक है, रोन ने कहा। आशा 1 मिनट में मिलेंगे। और हैरी ने अपने आप को छोड़ दिया। ठंडी नम हवा उसके पास से गुजरी जब वह नीचे और नीचे गिरता गया, और फिर धप, एक अजीब दबी आवाज के साथ वह किसी नर्म चीज पर गिरा। वह उठा और उसने चारों तरफ टटोला, क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में देख नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह के पेड़ पर बैठा हुआ था। सब ठीक है। खुला चोर दरवाजा उसे डाक टिकट के आकार का दिख रहा था और उसने उसकी रोशनी की तरफ देखकर कहा, यहाँ नर्म जगह है, तुम नीचे कूद सकते हो। दोन तत्काल कूद गया। वह हैरी के पास में ही पसर गया। यह क्या है? उसके पहले शब्द थे। पता नहीं, किसी तरह का पेड़ लगता है। मुझे लगता है यह यहाँ पर इसलिए ताकि गिरने पर चोट न लगे। चलो आ जाओ हरमाइनी। दूर से आता संगीत थम गया। कुत्ता जोर से भौंका, परंतु हरमाइनी पहले ही कूद चुकी थी। वह हैरी के दूसरी तरफ कूदी। हम लोग स्कूल से मीलों नीचे होंगे, उसने कहा। हमारी किस्मत अच्छी है कि यह पेड़ यहाँ पर है ना? किस्मत अच्छी है? हरमाइनी चीखी। तुम दोनों अपनी तरफ देखो तो सही। वह ऊपर उछली और जूझते हुए गीली दीवार की तरफ बढ़ी। उसे इसलिए जूझना पड़ा क्योंकि जिस पर वह कूदी थी वह पेड़ उसके टखनों की चारों तरफ सांप की तरह लताएं जमाने लगा था। जहां तक हैरी और रोन का सवाल था, उनके पैर पहले ही बड़ी लताओं में कसकर बंध चुके थे और उन्हें पता तक नहीं चला था। पेड़ उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाए इससे पहले ही हरमाइनी ने अपने आप को छुड़ा लिया। वह दहशत से देख रही थी कि उसके दोनों दोस्त पेड़ के चंगुल से बचने के लिए बेतहाशा जूझ रहे थे, परंतु वे उससे जितना लड़ते थे वह उतनी ही तेजी से उनके चारों तरफ कसकर लिपटता जाता था। हिलो मत, हरमाइनी ने उन्हें आदेश दिया। मैं जानती हूँ यह क्या है, यह शैतानी फंदा है।
अरे बड़ी खुशी की बात है कि हम इसका नाम जान गए, इससे बहुत मदद मिली, रोन ने चिढ़कर कहा। वह पीछे की तरफ झुका हुआ था और कोशिश कर रहा था कि पेड़ उसकी गर्दन पर अपनी लताएं ना लपेट पाए। चुप रहो, मैं याद करने की कोशिश करूँ कि इसे कैसे मारा जाए, हरमानी बोली। अच्छा जल्दी करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हैरी ने हाफते हुए कहा और वह पेड़ के साथ कुश्ती लड़ने लगा जो उसके सीने के चारों तरफ शिकंजा कस रहा था। शैतानी फंदा, शैतानी फंदा, प्रोफेसर स्प्राउट ने क्या कहा था, यह अंधेरे और नमी को पसंद करता है, तो फिर आग जलाओ। हैरी का गला रुंध गया था। हाँ सही है, पर हमारे पास लकड़ी नहीं है, हरमानी अपने हाथ मलते हुए चीखी। क्या तुम पागल हो गई हो, रोन पूरी ताकत से चीखा। तुम जादूगरनी हो या नहीं? हूं कैसे नहीं, हरमानी ने कहा और उसने अपनी छड़ी झटके से बाहर निकाली तथा उसे हिलाकर कुछ बुदबुदाया। फिर उसने पेड़ पर भी उसी तरह की नीली लपटों का प्रयोग किया जिस तरह की लपटों का प्रयोग उसने स्नेप पर किया था। कुछ ही पल में हैरी और रोन ने महसूस किया कि पेड़ की लताओं की पकड़ ढीली हो रही है और पेड़ रोशनी तथा गर्मी से दूर सिकुड़ता जा रहा है। सिकुड़ते और अंदर धंसते हुए उसने उनके शरीर को छोड़ दिया और वे उसके चंगुल से छूटकर बाहर आ गई। हरमानी, हमारी किस्मत अच्छी है कि तुम जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में ध्यान देती हो, हैरी ने कहा जब वह अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए उसके पास दीवार के किनारे तक आया। हाँ, रोन ने कहा, और हमारी किस्मत अच्छी है कि हैरी संकट में अपनी बुद्धि नहीं खोता। हमारे पास लकड़ी नहीं है, कसम से। इस रास्ते से, हैरी ने पत्थर के गलियारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता था।